आज हम बात करेंगे एमईए के बारे में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में। आप लोग एमईए में कैसे जॉब पा सकते हैं, आप लोग एमईए में कैसे लग सकते हैं, कैसे एएसओ लग सकते हैं, किस किस पोस्ट पर लग सकते हैं, किस किस एग्जाम के थ्रू लग सकते हैं, कितने तरीके हैं एमईए को ज्वाइन करने के, सारे तरीके बताऊंगा आपको एमईए को ज्वाइन करने के। क्या लाइफस्टाइल रहता है, कितनी सैलरी रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई फॉरेन जाने पर 6-7 लाख सैलरी हो जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या एक्चुअल में इतनी ज़्यादा सैलरी हो जाती है या उतनी ही कम रहती है सैलरी। क्या पावर्स रहती हैं, क्या प्रमोशंस रहती हैं, क्या वर्क प्रोफाइल रहती है, यानी कि जितने भी डाउट आ सकते हैं ना आपके मन में, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, क्या मेडिकल चाहिए, क्या काम करना है, जो जो भी डाउट्स आ सकते हैं आपके मन में, सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपके मन में कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। बहुत सारी गर्ल्स भी पूछती हैं कि क्या सूटेबल है जॉब गर्ल्स के लिए या नहीं है, कहाँ पोस्टिंग रहती है, कौन सी कंट्री में जाना पड़ता है, कैसे पोस्टिंग होती है, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। क्या ये एक्चुअल में इतनी ज्यादा मतलब बढ़िया है क्या जॉब, जितनी हाइप बनी हुई है, लोगों ने इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है कि भाई आजकल ना ऑल इंडिया रैंक 200 से नीचे नीचे वालों को ही मिलती है पोस्ट। मतलब आपकी अगर ऑल इंडिया रैंक 200 से ज्यादा है ना, तो आपको एएसओ इन एमईए मिलेगा ही नहीं। मतलब इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई है इस पोस्ट की कि सारे के सारे टॉपर्स भर रहे हैं। अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं तो कुछ साल पीछे मोस्टली टॉपर्स एग्जामिनर, पीओ ये पोस्ट भरा करते थे, लेकिन आज की डेट में मोस्टली टॉपर्स एएसओ इन एमईए प्रेफर करते हैं। तो अब बात करते हैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में। तो देखो, एसएससी सीजीएल का पेपर क्रैक करने के बाद जो आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एमईए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फास्टेस्ट ज्वाइनिंग रहती है। यानी कि पेपर क्रैक होने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बहुत ही कम दिनों में बहुत ही जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। और शायद जितने भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां लगती हैं सीजीएल के बाद, सबसे पहले ज्वाइनिंग ही एमईए की आती है। इसमें तो मैं मतलब डिनाई कर ही नहीं सकता, सबसे फास्ट ज्वाइनिंग इनकी है। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो ये 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है, यानी कि लेवल 7 की जॉब होती है। 4600 ग्रेड पे होता है लेवल 7, 4800 ग्रेड पे होता है लेवल 8, ऐसे अलग अलग ग्रेड पे होते हैं। तो ये लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर दिल्ली में बात करें, देखो इसकी जो पोस्टिंग होती है, या तो आपकी पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी या आपकी पोस्टिंग किसी और कंट्री में रहेगी, और अलग अलग जगह भी पोस्टिंग आप ले सकते हो, उसकी आगे बात करेंगे कि कैसे ले सकते हो। तो जब आप लोगों की पोस्टिंग दिल्ली में रहेगी, तब लगभग आपकी जो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो ग्रॉस सैलरी आपकी लगभग 85,000 के आसपास रहेगी, और कैश इन एंड आफ्टर डिडक्शंस लगभग 75,000 के आसपास आते हैं। लेकिन यही अगर आप फॉरेन चले जाते हैं तो वहां तो देखो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि जब आप फॉरेन में जाएंगे तो आपको वहाँ एकोमोडेशन दी जाएगी, आपके बच्चों की स्कूलिंग, बच्चों की एजुकेशन दी जाएगी, आपको बहुत बढ़िया आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यानी कि जो जो आपकी बेसिक नीड्स है ना, जैसे बेसिक नीड्स क्या क्या होती है, खाना हो गया, देखो आपने सुना होगा रोटी कपड़ा और मकान। देखो खाना हो गया, रहना हो गया, पहनना कपड़े नहीं मिलेंगे, कपड़े तो आपको खरीदना है, एकोमोडेशन मिल रही है, आपको एजुकेशन मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी, जो जो बेसिक चीज़ें हैं। और टॉप क्लास, ऐसा नहीं कि मतलब घटिया हल्की जगह मिलेगी, जो बिल्कुल टॉप क्लास होंगी ना, आपको बेस्ट, हर चीज आपको बढ़िया बेस्ट मिलेगी। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, देखो दिल्ली में भी और फॉरेन में भी, फॉरेन में तो आपको पता है हर चीज बेस्ट मिलेगी। अगर दिल्ली में भी आप हो तो कंपैरेटिवली अगर मैं और मिनिस्ट्रीज से कंपेयर करूं, सीएसएस से कंपेयर करूं या और कहीं से कंपेयर करूं, तो फिलहाल बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एमईए में मिलेगा। मतलब सारी की सारी बेस्ट फैसिलिटीज, ऑफिसर में मतलब मजेदार नौकरी है। और इसके जो टाइमिंग्स रहते हैं, टाइमिंग्स भाई ऑफिसर जैसे ही होते हैं, मोस्टली सारे ऑफिस इसकी 9:30 से लेकर 6 बजे तक वही रहते हैं। लेकिन कई बार देखो सरकारी नौकरी है, कई बार आप लेट भी हो सकते हो, कभी कुछ ऐसा इवेंट है, कुछ है तो आप लेट भी हो जाएंगे। बाकी क्या वर्क प्रोफाइल है वो डिस्कस कर लेंगे अभी। लेकिन फॉरेन में जब आपकी पोस्टिंग होगी, जो लोगों को डाउट रहता है कि क्या 6 से 7 लाख सैलरी हो जाती है, तो मैं बता दूं कि 6 से 7 लाख सैलरी तो नहीं होती। लेकिन हाँ, जब आप फॉरेन में जा रहे हो तो आपको आपकी जो सैलरी मिल रही है वहाँ की करेंसी के हिसाब से मिल रही है। तो मोस्टली अगर मैं एक एवरेज लेकर चलूँ, जब जब आपकी फॉरेन पोस्टिंग होगी तो एवरेज आपकी सैलरी लगभग 2.5 से 3 लाख तो हो जाएगी फॉरेन में। और फॉरेन पोस्टिंग कैसे मिलती है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या फॉरेन अगर ना जाना चाहें तो डिनाई भी कर सकते हैं, तो वो बात कर लेते हैं। देखो फॉरेन पोस्टिंग ना, आपका ना रोस्टर चलता है, मतलब आपका टाइम होता है। जनरली क्या रहता है, जनरली स्टार्टिंग में पोस्टिंग तो दिल्ली में मिलेगी, शुरू में आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल के बाद जनरली आपका नंबर आ जाता है फॉरेन का। तो फॉरेन में ना अलग अलग टाइप की पोस्टिंग्स होती हैं, हार्ड पोस्टिंग होती है, इजी पोस्टिंग होती है, कंट्री वाइज डिपेंड करता है कि देखो जो एक्सपीरियंसड होंगे, जो पुराने लोग हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको जाहिर सी बात है कि बड़ी कंट्रीज में भेजा जाएगा, और जो नए लोग हैं उनको जाहिर सी बात है कि कंपैरेटिवली उस हिसाब से कंट्री भेजा जाएगा। तो इसमें क्या रहता है, जो हार्ड पोस्टिंग्स रहती हैं वो जनरली 1.5 साल की रहती हैं, और जो आपकी बढ़िया अच्छी पोस्टिंग रहती है वो जनरली 3 साल की रहती है। यानी कि कंट्रीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया और उस हिसाब से पोस्टिंग मिलती है, और उसी हिसाब से आपकी सैलरी हो जाती है वहां पर जाकर उस करेंसी में।
तो जनरली फॉरेन में जाकर लगभग आपकी सैलरी 2.5-3 लाख के आसपास हो जाती है और साथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्स्ट्रा पर्क्स हैं वो आपको बताई दी है। अब देखो जिनका डाउट ये रहता है कि क्या अगर फॉरेन ना जाना चाहे तो क्या दिल्ली रह सकते हैं, तो भाई दिल्ली तो आप रह ही सकते हो, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब फॉरेन जाने के लिए मना कर दो, आपको कोई जबरदस्ती तो भेजेगा नहीं, लेकिन मना कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब जाना होगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन देखो एक बिल्कुल बेसिक सी बात है, लॉजिकल बात है कि जो एमईए ले रहा है वो एमईए ले ही इस रीजन से रहा है क्योंकि उसको बाहर जाना है। एमईए लेने का और तो कोई मुझे रीजन दिखता नहीं। मोस्टली लोग जो एमईए को प्रेफर करते हैं वो शायद इसी वजह से प्रेफर करते हैं कि फॉरेन में पोस्टिंग मिल जाती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई डिनाई करता होगा फॉरेन जाने के लिए। बाकी आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या राय है कि आपको क्या इस पोस्ट को टॉप पर भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, क्या भरना चाहिए। वीडियो को देखते रहो, डिस्कस कर लेंगे। अब एक और जो चीज बहुत बढ़िया है ना इस नौकरी की, वो है पासपोर्ट। आप लोगों का जो ऑफिशियल पासपोर्ट होता है उसको व्हाइट पासपोर्ट ही बोलते हैं, वो ग्रे लाइट ग्रे से कलर का होता है। तो वो बहुत शानदार चीज है क्योंकि एक नॉर्मल इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जो यहाँ आपको ऑफिशियल पासपोर्ट मिलेगा वो व्हाइट कलर का होगा, लाइट ग्रे कलर का होगा। तो वो बहुत शानदार चीज है, वो आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी सभी लोगों से। अब अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें, जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे, काम क्या रहता है, तो देखो बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन का अपना अलग अलग काम होता है। लेकिन अगर मैं एक ओवरव्यू दे दूं आपको, एक जनरल में बताऊं, तो देखो एमबीए का जो काम है वो है बाकी कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से रिलेशन बनाकर चलना। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना, बाकी कंट्रीज से कोऑर्डिनेट करना, कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी डिस्कशन है, कुछ भी बाकी कंट्री से रिलेटेड अगर कुछ भी काम है तो वो सब करना। एम्बेसी से रिलेटेड काम भी रहता है। इसी याद से जब कभी फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, तो उन सब का मतलब उनके प्रोटोकॉल्स करना। और मेजर तो यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस बनाकर चलना, बाकी कंट्रीज का कॉर्डियल वर्क। बाकी देखो बहुत सारे सेक्शंस हैं, अलग अलग तरीके का काम रहता है। अगर डिटेल में इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो मुझे बता देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अब जो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दिल्ली से हटकर कहीं और भी पोस्टिंग मिल सकती है इंडिया में, तो भाई बिल्कुल मिल सकती है। आप लोग डेपुटेशन पर जा सकते हो, पासपोर्ट ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में जा सकते हो। इतना ईजी नहीं होता, लेकिन हाँ टाइमली डेपुटेशन निकलती रहती है और आप जा सकते हो। तो चांसेस हैं कि अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप अपने होम टाउन में भी पोस्टिंग पा सकते हैं डेपुटेशन के थ्रू जाकर। अब अगर बात करें कि आप एमईए को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जो सबसे बढ़िया और सबसे शानदार तरीका है ना, वो तो है एसएससी सीजीएल के थ्रू। तो अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि लेवल 7 की नौकरी लगते हैं, जिसके बारे में आपको सब कुछ बताता आ रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है एसएससी स्टेनो के थ्रू। आप एसएससी स्टेनो के थ्रू भी लग सकते हैं, स्टेनोग्राफर। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है यूपीएससी के थ्रू, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके थ्रू आप डायरेक्टली आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज लगेंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी को क्रैक करना इतना ईजी नहीं है, तो जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का, वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू, और बहुत शानदार नौकरी है ये। अब अगर प्रमोशंस की बात कर लें तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगेंगे तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगेंगे, जो कि लेवल 7 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। लेकिन ये एक नॉन गस्टेड पोस्ट है। तो इसके बाद जो आपकी पहली प्रमोशन होती है उससे आप एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन जाते हैं, जो कि एक गस्टेड पोस्ट होती है। देखो अगर मैं बाकी मिनिस्ट्रीज से कंपेयर करूं, सीएसएस से कंपेयर करूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लो है इसमें प्रमोशंस, लेकिन कोई ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो एक बेसिक टाइम है वो मान के चलें लगभग 6 साल के अंदर अंदर आपकी फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है। उसके बाद एसओ के बाद जब आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी वो पोस्ट है जो आईएफएस डायरेक्टली यूपीएससी से आएंगे और डायरेक्टली सबसे पहले अंडर सेक्रेटरी बनते हैं। तो आप अपनी सेकंड प्रमोशन के बाद अंडर सेक्रेटरी बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपकी डिप्टी सेक्रेटरी होती है और उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपकी ज्वाइंट सेक्रेटरी होती है। जनरली जो लोग सीजीएल के थ्रू एएसओ लगते हैं वो लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी तक ही पहुंच पाते हैं। कुछ लोग डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट से भी रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाते हैं। अब अगर फिजिकल और मेडिकल की बात करें तो देखो जैसे कि जीएसटी में, सीबीआई में, एनआईए में, एग्जामिनर, पीओ, इस टाइप की पोस्ट में आपका फिजिकल और मेडिकल रहता है। एक बेसिक हाइट रिक्वायरमेंट रहती है, एक बेसिक मतलब आपको एक बेसिक वेट चाहिए, चेस्ट चाहिए, हाइट चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। वॉकिंग करवाई जाती है, साइकिलिंग करवाई जाती है। इस टाइप का कुछ भी एमबीए में नहीं करवाया जाता। तो जिनकी भी हाइट थोड़ी सी कम है, पतले हैं, वेट कम है, वेट ज़्यादा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो भाई आप लोगों का कोई एज सच इशू नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एज सच कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट या कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं है। लेकिन मेडिकल में देखो कोई आप लोगों को मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एक नॉर्मल फिजिकली फिट, नॉर्मल एक फिट इंसान होने चाहिए, मेडिकली फिट, फिजिकली फिट होने चाहिए। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई मेजर डिजीज या कोई एक मेजर ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए आपको। तो मेडिकल और फिजिकल से रिगार्डिंग आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, उसकी कोई ऐसे आपको प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। अब जो गर्ल्स पूछती है क्या उनके लिए सूटेबल जॉब है या नहीं,
देखो वैसे बहुत शानदार नौकरी है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है, फॉरेन जाने का भी चांस है, इंडिया रहने का भी चांस है, फॉरेन मना करके सिर्फ दिल्ली भी रह सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर फॉरेन मना करके सिर्फ दिल्ली ही रहना है तो एमईए क्यों, फिर तो और भी बहुत सारी पोस्ट है। मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, ये बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन और भी बहुत सारी नौकरियां जो इसकी तरह अच्छी हैं। तो मोस्टली लोग जो एमईए लेते हैं वो लेते हैं फॉरेन जाने के लिए। अब देखो गर्ल्स की तो बात कर ही लेंगे, बाकी एक जनरल बात भी कर लेंगे, पहले गर्ल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अभी आप लोग जब जॉब में लगेंगे, जब मान लो आप सीजल से क्रैक करके आप एएसओ लग रहे हैं, तो आपकी एज कम है, लेकिन एक समय के बाद स्टेबिलिटी होगी, आपकी शादी भी होगी, तो फॉरेन जाने में हो सकता है कि आपको कल को थोड़ा सा इशू भी हो। तो आप ये सारी चीज़ें कंसीडर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एएसओ एंड एमईए ले भी लें और बाद में आप फॉरेन ना भी जाएं। तो अगर फॉरेन नहीं जाना तो और भी बहुत सारी नौकरियां हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप फॉरेन जा सकते हो, तो आप बिल्कुल भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर एक जनरल बात करें, देखो इस जॉब को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है, मतलब बिल्कुल टॉप के 100-200 मतलब 100-200 रैंक तक ही खत्म हो जाती है। एक टाइम था एग्जामिनर और पीओ खत्म होता था, कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो अब क्या ये ठीक है? नहीं, वो तो देखो सबके अपने अपने व्यू हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, देखो मैंने तो इसको पोस्ट प्रेफरेंस में भरा ही नहीं था। मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक 104 थी, तो उनको तो कोई भी पोस्ट मिल जाती, वो किसी भी पोस्ट को ले सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा था। तो ये सबके अपने अपने पर्सनल व्यूज हैं, सबके अपने अपने पर्सनल चॉइसेस हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब बिल्कुल ये मत देखो कि सभी टॉपर्स ये भर रहे हैं तो आपको भी यही भरना है। ब्लाइंड मत हो जाओ, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि क्या सिर्फ फॉरेन जाना ही आपका टारगेट है क्या? आपको क्या जिंदगी में सिर्फ यही चाहिए कि आपको फॉरेन में पोस्टिंग मिल जाए? सिर्फ फॉरेन में पोस्टिंग के लिए आप पोस्ट भर दोगे? पोस्ट बहुत अच्छी है, लेकिन सोच समझ कर भरो कौन सी पोस्ट भरनी है, क्योंकि आपको एक बार नौकरी मिलने के बाद लगभग 30-35 साल नौकरी करनी है। 25 से 30 साल की उम्र में आपका रिक्रूटमेंट होगा और 60 में रिटायरमेंट होगी। तो 30-35 साल नौकरी करोगे, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि मुझे कोई और पोस्ट भर लेनी चाहिए थी। तो ये सब आप दिमाग में लेकर ही पोस्ट प्रेफरेंस भरना। आप देख लेना कि आपको कौन सी पोस्ट भरनी है। और जो मैं जॉब प्रोफाइल वाली वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरा मेन एम ये रहता है कि आप तक बात पहुंच सके, कि आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए जॉब सूटेबल है या नहीं है। अब इसके बाद अगर लाइफस्टाइल की बात करें, तो देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको पता ही है कि कहीं भी कुछ भी चीज़ है तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान तो इस पोस्ट में ऐसे मुझे कुछ मिल नहीं रहा, बस एक यही है कि आपको फॉरेन जाना पड़ रहा है। लेकिन जो भी एएसओ एंड एमईए भर रहा है वो वही लोग भर रहा है जो फॉरेन जाना चाहता है, जो खुशी से जा रहा है, मजबूरी में नहीं जा रहा। तो इसको नुकसान नहीं कहेंगे। फायदे बहुत से हैं, जैसे कि सैलरी बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल बहुत शानदार है। जब आप फॉरेन जा रहे हैं तो आपको कितना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है, सारे पर्क्स मिल रहे हैं, एकोमोडेशन मिल रहा है, बच्चों की बेसिक मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, जो भी आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइफ को लीड करने के लिए, वो सभी बिल्कुल बेस्ट तरीके से मिल रही है। और ऑलमोस्ट आपका जितना भी एक बेसिक खर्चा होता है ज़िंदगी को लीड करने के लिए, ऑलमोस्ट वो सब सरकार उठा रही है। और उसके बाद आपको सैलरी भी इतनी अच्छी मिल रही है, जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपकी सैलरी सेव हो रही है। सोशल रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा है, आप किसी को बताएंगे आप एएसओ एंड एमईए हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय में नौकरी करते हैं, तो एक रिस्पेक्ट अलग ही मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एज सच कोई नुकसान तो नहीं है, फायदे ही फायदे हैं इस पोस्ट के। अब अगर ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी आपकी सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग होती है एफएसआई यानी कि फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में, जेएनयू में। और ये ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि ज्वाइनिंग से पहले हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ज्वाइनिंग के बाद भी हो आपकी ट्रेनिंग। लेकिन सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग है, 1 महीने की ट्रेनिंग में इतना कुछ सिखाना है आपको, तो थोड़ी सी हेक्टिक भी होती है ट्रेनिंग, क्योंकि समय कम है और कम समय में बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो आई होप कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लो। वीडियो अच्छी लगे तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दो। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान जो कि सिलेक्टेड है इस पोस्ट पर, उसका इंटरव्यू चाहते हैं तो कमेंट करके बता दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।